तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट स्नील और आप सुन रहे हैं स्नील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही डरावनी और खतरनाक होने वाली है दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो आप लाइक कर देना। बिना देरी के हम कहानी को शुरू करते हैं दोस्तों। आज की ये कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। उसने अपना नाम बताने से मना किया है। आज की कहानी का नाम है डायन। तो बिना देरी के हम कहानी को शुरू करते हैं। तो इसीलिए इस कहानी में मैंने जगह और लोगों के नाम के बदलाव किए हैं। तो चलिए हम अब कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम भावेश है और मैं एक मैकेनिक हूँ। आज की ये कहानी मेरी है, पर ये सब मेरी आप बीती है। ये सब मैंने महसूस किया हुआ है। दोस्तों, दुनिया में हमारे आस पास हर वक्त अजीब अजीब चीज़ें होती रहती हैं, पर कभी कभी हम हर एक चीज़ को समझ नहीं पाते, उसे मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे मैं आज तक समझ नहीं पाया कि उस रात जिसे मैंने देखा था वो एक डायन थी या फिर खून पीने वाली कोई पिशाच थी। पर उस दिन मेरे साथ जो भी हुआ वो सोचकर मैं आज भी डर जाता हूँ। कहते हैं कि अगर डायन की नज़र किसी पर पड़ जाए तो वो इंसान हर दिन मरता है। उस एक दिन के बाद मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। वो रात मैं कभी नहीं भूल सकता। उस रात भी मैं हमेशा की तरह अपने गैराज में काम कर रहा था। उस वक्त मुंबई के बाहर वाले रास्ते पर हाईवे के पास मेरा गैराज हुआ करता था। रात के कुछ 12:30 या 12 बज रहे होंगे। मेरा दोस्त रघु भी मेरे साथ में गैराज में काम किया करता था, लेकिन उस रात वो किसी काम से वो कहीं गया हुआ था और मैं उसी का इंतज़ार करते हुए वहाँ पर रुका था। अब रात भी बहुत हो चुकी थी। उस ज़माने में आज की तरह मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे, तो इंतज़ार करने के अलावा मेरे पास और कोई भी चारा नहीं था। अब मुझे भूख भी बहुत लग रही थी। आखिरकार फिर मैंने सोचा कि किसी से लिफ्ट लेकर घर जाना ही बेहतर होगा। तो मैंने गैराज बंद किया तो रास्ते के किनारे जाकर खड़ा हो गया। कुछ 10 से 15 मिनट हो गए, लेकिन कोई लिफ्ट नहीं मिली। रघु भी अब तक आया नहीं था। मैं रास्ते पर यहाँ वहाँ देख रहा था कि तब मैंने देखा कि कोई औरत हाईवे के दूसरी ओर से कहीं जा रही थी। पर अजीब बात तो ये थी कि वो वैसे चल रही थी जैसे उसमें जरा भी जान ना बची हो, किसी मुर्दा ज़ॉम्बी की तरह। गाड़ियाँ तो बहुत ज़्यादा पास हो रही थीं, लेकिन कोई भी रुकने के लिए तैयार नहीं था। मैंने फिर उस औरत को देखा तो अब वो औरत रास्ते के बीचों बीच चलने लगी थी। तो अब काफ़ी अंधेरा हो चुका था। हाईवे से गुजरती गाड़ियों को छोड़ दें तो वो एक सुनसान इलाका था। आसपास कुछ 2-3 दुकानें थी, लेकिन वो भी कब की बंद हो चुकी थी और हाईवे होने की वजह से गाड़ियां भी तेज़ी से पास हो रही थीं। कुछ गाड़ियां तो उस औरत के इतने पास से गुजर रही थीं कि एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे शायद वो औरत अपनी जान देना चाहती हो। अब तक तो वो अपना सिर झुकाकर चल रही थी। उसने एक बार भी अपना सिर उठाकर नहीं देखा। कुछ ही वक्त बाद उसे शायद मेरे वहाँ पर होने का एहसास हुआ, तो वो रास्ते के बीचों बीच आकर खड़ी हो गई और मेरी ओर आते आते उसने अपने नीचे झुका हुआ सिर मेरी तरफ उठाकर देखा। मैं तो उसे पहले से ही नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो शायद मुझे ही देखे जा रही थी। तो मैंने उसे दूर से ही आवाज़ दी, क्या हुआ? आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है क्या? उसने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस शांत खड़ी रही। मैंने फिर से कहा, पेट्रोल ख़त्म हो गया हो तो पेट्रोल यहाँ से आगे 4 किलोमीटर की दूरी पर है। इस बार भी उसने कोई जवाब नहीं दिया और फिर उस औरत ने अपने हाथ से इशारा करते हुए मुझे अपने पास आने को कहा। मुझे लगा कि शायद बूढ़ी औरत होगी या फिर कुछ तकलीफ़ में होगी, तो मैंने हाईवे पर दाएं बाएं गाड़ियों की ओर देखा और उसकी ओर बढ़ने लगा। उसने अपने पूरे शरीर पर काला कपड़ा ओढ़ रखा था। उसकी आंखें, उसका चेहरा मुझे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं जैसे तैसे उसके नज़दीक जाने लगा। अचानक मेरे सर में बहुत ज़ोरों का दर्द उठा और मेरा सर चकराने लगा। तब मुझे सामने से बस कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा था। उसी पल में मेरी हालत ऐसी हो गई जैसे उस रोड को पार करने की मुझ में ताकत ही नहीं थी। तो फिर मैं अपनी जगह पर ही खड़ा हो गया। पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हो गया था, पर मैंने तब ये महसूस किया
कि जैसे वो औरत बिल्कुल मेरे पास खड़ी है। उसकी सांसों को मैं अपने चेहरे पर महसूस कर पा रहा था। उसकी हाथों की त्वचा खुरदरी और काली नजर आ रही थी। उसके नाखून भी बड़े बड़े थे और मैं उसके हाथों को अपने गर्दन पर महसूस कर पा रहा था। उसकी लाल आंखें, और शायद वो अब मुझ पर हंस रही थी। उसकी आंखें चमक रही थी। मैंने केवल एक बार ही उसकी हंसी सुनी। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी पता नहीं। शायद मैं तब बेहोश हो गया था और जब मुझे होश आया तो मैं रास्ते के किनारे पर था। मेरा दोस्त रघु मुझे होश में लाने की कोशिश कर रहे जा रहा था और जब मैं होश में आया तो उसने मुझसे पूछा, अबे क्या हुआ तुझे? जब मैं आया तो तू रास्ते पर पड़े हुए था। मैंने यहाँ वहाँ देखते हुए उससे कहा, पता नहीं यार क्या हो गया था मुझे। ऐसा कहते हुए मैंने अपने चेहरे पर हाथ घुमाया तो मेरे हाथ को खून लगा। मेरे नाक से अचानक से खून निकलने लगा था। तब रघु ने कहा, अरे अरे यार भावेश, तुम्हारा चेहरा तो सफ़ेद पड़ चुका है। हाथ पैर तो बुरी तरह से थरथरा रहे हैं, जैसे तेरी बॉडी से पूरा खून निकल गया हो। असल में मैं तब भी थोड़ा डरा हुआ था। उस औरत को देखने से बाद से न जाने मुझे क्या हो गया था। मैंने फिर रघु से कहा, अरे यार मैंने ना अभी कुछ देर पहले किसी औरत को देखा, थोड़ी अजीब और भयानक। इतना कहते ही रघु ने मेरी पॉकेट और मेरे पैसे चेक किए। सब अपनी जगह पर था। हमने हाईवे पर सब जगह देखा लेकिन तब रास्ते में आसपास कोई भी नहीं था। तो मैंने कहा, पता नहीं यार कौन थी, लेकिन अब तो इस वक्त दिखाई नहीं दे रही। चली गई होगी शायद, पर अब सब ठीक है। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद मैंने जो भी देखा वो सिर्फ मेरा वहम था, तो उसे भूल जाना ही बेहतर होगा। सोचा कि शायद देर रात तक काम करने की वजह से मैं बहुत थक गया हूँ और अब मुझे शायद आराम करने की ज़रूरत है। और फिर मैंने रघु को ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बताया कि मैंने क्या देखा था या फिर मेरे साथ क्या हुआ था। लगा कि इस बात को अपने तक ही सीमित रखूं। फिर उसके 2 दिन बाद जब मैं रात को सो रहा था तब मैंने एक बहुत ही बुरा सपना देखा। मैं किसी शमशान में खड़ा था। आसपास सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। मेरे सामने कुछ दूरी पर एक औरत बैठी हुई थी। उसके सामने आग जल रही थी। मैं तब जान चुका था ये वही औरत है जिसे मैंने उस रात हाईवे के पास देखा था। वो अपने हाथों में एक कटोरा लेकर सामने एक पत्थर पर खून से कुछ अजीब से निशान बना रही थी और निशान बनाते बनाते वो अपने आप में ही कुछ मंत्र बड़बड़ा रही थी। शायद वो किसी पर अपना जादू टोना कर रही थी। उसे देखकर वहीं मैं पेड़ के पीछे छुप गया। पर तब वो अचानक से हंसने लगी, जैसे उसे पता था कि मैं अब वहीं हूँ। और फिर अगले ही पल उसने अचानक से पलटकर मेरी ओर देखा। मेरी ओर देखकर वो फिर से अजीब तरह से हंसने लगी। अब मैं उसका वो भयानक रूप देखकर बहुत ज़्यादा डर गया था कि तभी उसने कहा, मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। उसकी ये आवाज़ सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं चीख कर झटके से नींद से जाग उठा। वो एक बहुत ही बुरा सपना था। मैंने देखा कि मैं खुद में ही पसीनों पसीन हो चुका था, पर उस वक्त भी मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे अब भी कोई मेरे कमरे में है। मैं अंदर से बहुत ही बुरी तरह से कांप रहा था। मेरे कमरे में उस वक्त शायद कोई था जो शायद मुझ पर उस वक्त भी नज़र रख रहा था। तभी मेरा दोस्त वहाँ पर आया। क्या हुआ भावेश, तू इतना कांप क्यों रहा है? उसने एक झट से लाइट चालू की। मैंने कमरे में देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो मैंने उससे कहा, मैंने एक बहुत ही बुरा सपना देखा, पर जागने के बाद भी मुझे वही एहसास हो रहा है जैसे कोई मेरे पास खड़ा है। मैंने तो उसकी सांसों तक को महसूस किया है। तो दोस्त ने कहा कि यहाँ पर तेरे और मेरे सिवा कोई भी नहीं है, तुझे शायद वहम हुआ होगा, चल अब सो जा। मुझे मेरे घर में भी अब डर लगने लगा था, न जाने क्यों, पर उस वक्त भी मुझे एक दिमाग में बात चल रही थी। जैसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई सच में मुझे लेने आ रहा है। वो औरत, कोई पिशाच, कोई चुड़ैल या फिर डायन। मैं उस औरत और इस सपने का संबंध लगाने की कोशिश कर रहा था,
पर मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे ही साथ आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। अब मेरे दिमाग में सिर्फ ये बात ही चल रही थी। मुझे अब बार बार ही ऐसा लगने लगा था जैसे मेरे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। रात के अंधेरे में जैसे कोई मेरे आसपास मंडरा रहा है, मुझे ले जाने के लिए मौका ढूंढ रहा है। इस घटना के कुछ दिन बाद मैं गैराज गया था। अब तो मैं दिन में भी डरा डरा रहने लगा था। अब तो मेरे काम में भी दिल बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। मेरे भी दोस्त को ये बात समझने में देर नहीं लगी। उसने मुझे फिर अपने काम पर ध्यान देने के लिए कहा। फिर अगले कुछ दिनों तक मेरा ध्यान इधर नहीं गया और मुझे भी कुछ बुरा सपना नहीं आया और ना ही मुझे कोई काला साया दिखाई दिया। ऐसी एक रात मैं और मेरा दोस्त रघु, हम दोनों देर रात तक काम कर रहे थे। मैं कार को रिपेयर कर रहा था कि मैंने मेरे पीछे से सामने की तरफ को एक बढ़ती हुई परछाई देखी। मैंने एक झट से पीछे मुड़कर देखा, पर उस वक्त मेरे पीछे कोई भी नहीं था। मेरा दोस्त उस वक्त मेरे पास ही खड़ा था, तो उसने मुझसे पूछा, क्या हुआ रे भावेश? मैंने बात को टालते हुए कहा, नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि कार में क्या प्रॉब्लम है ये समझ में नहीं आ रहा। उसने एक बार बोनट के अंदर झांक कर देखा। तब मेरा ध्यान एक बार गैराज के बाहर गया। मैंने देखा कि कोई काला साया हाईवे की दूसरी ओर खड़ा था और वो मुझे अपने ओर आने का इशारा कर रहा था। वो देखकर फिर से मेरे सर में दर्द होने लगा, तो मैं फिर से थोड़ा पीछे हट गया। मेरे दोस्त ने मेरी तकलीफ़ के बारे में जब पता चला तो उसने कहा, अबे भावेश, तेरे नाक से तो खून निकल रहा है। अरे यार, क्या हुआ तुझे? तेरा तो चेहरा भी उस दिन की तरह सफ़ेद पड़ चुका है। मैंने अपने आप को संभालते हुए कहा, रघु, पता नहीं यार तू मुझ पे यकीन करेगा या नहीं, लेकिन कुछ दिनों से मुझे कुछ साया नज़र आ रहा है और जब भी वो साया मुझे नज़र आता है तो मेरे नाक से तो खून निकलने अपने आप लगता है। तो मैं सच बताऊं तो जब से मैंने उस औरत को देखा है तो मुझे बहुत डर लगने लगा है। ऐसा लगता है जैसे उसने मुझ पर कोई जादू टूना कर दिया हो। जब भी मैं सोकर उठता हूँ तो मुझे बहुत ही कमज़ोरी महसूस होती है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसा किसी ने मेरा खून निकाल लिया हो। तो रघु ने मुझे समझाते हुए कहा, पिछले कुछ दिनों से तू ना बीमार लग रहा है। मुझे लगता है कि कोई डर तेरे दिल में बैठ गया है और उसी वजह से तुम्हें बार बार वहम हो रहे हैं। तो कल ही किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा ले। रघु की ये बात तब मुझे ठीक लगी, क्योंकि ये भूत पिशाच की बातें तब मुझे इतना पता नहीं थी और ना ही मुझे समझ आती थी। तो मैंने डॉक्टर के पास जाना ही ठीक समझा। अगले दिन मैंने डॉक्टर के पास जाकर मेरी तकलीफ़ बताई और मैंने अपना चेकअप करवाया। 2-3 दिन में ही मुझे रिपोर्ट मिल गए, परंतु सारे रिपोर्ट नॉर्मल थे। डॉक्टर ने भी कहा कि दिमागी हालत तो ठीक लग रही है, लेकिन आपकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। तो उन्होंने मेरी तबीयत को देखकर कुछ दवाइयाँ शुरू की। मुझे और मेरे दोस्त को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सब कुछ ठीक है तो मेरी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती क्यों जा रही है। मैं तो दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था। तो एक रात उसने वो देखा जिससे उसे विश्वास हुआ कि मैं सच में बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। उस रात मैं अपने कमरे में सो रहा था। वक्त तो पता नहीं क्या हुआ था, पर मेरे दोस्त ने मुझे बीच रात झंझोड़ते हुए नींद से उठाया। उठ भावेश, उठ उठ, जाग जा, जाग जा भावेश। मैं तो तब ऐसी हालत में था जैसे मैंने बहुत सारा नशा कर रखा हो। मैंने आधी नींद की हालत में ही उससे पूछा, क्या हुआ रघु, क्या हुआ? भावेश, अभी अभी मैंने उसे देखा। मैं जब तेरे कमरे के पास आया तो मैंने अंधेरे में तेरे बिस्तर के पास उसे बिस्तर के पास बैठे हुआ देखा। वो कोई औरत ही थी। मैंने उसे देखते ही लाइट चालू की और वो अचानक कहीं गायब हो गई। मैंने फिर से लाइट बंद की तो वो फिर से नज़र आने लगी। उसका मुंह तेरी गर्दन के पास था और वो तुझे कुछ कर रही थी। रघु के ऐसा कहते ही मैंने सामने आईने में देखा तो गर्दन के पास दांतों के कुछ निशान बने हुए थे और उनसे खून निकल रहा था। तब रघु ने कहा, देख, अभी भी तेरा चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे तेरे अंदर बिल्कुल भी खून नहीं है। मैंने रघु से पूछा, कैसी दिखती थी वो?
वो काले कपड़ों में थी। अंधेरे की वजह से उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दिया, पर उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी। मैंने जब फिर से लाइट को चालू किया तो वो फिर से गायब हो गई कहीं। मैं तो तब से तुझे जगाने की कोशिश कर रहा था, पर तू तो ऐसा पड़ा हुआ था जैसे तुझ में जरा सी भी जान ना हो। उस रात हम दोनों भी डरे हुए थे। हम दोनों ने भी फिर वो रात जैसे तैसे गुजार दी, पर आगे क्या करना था हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। रघु की माने तो वो कोई खून पीने वाली पिशाचनी थी। हमने दूसरे ही दिन एक तांत्रिक साधु के पास जाने का फैसला किया। हमने उस तांत्रिक को हमारे साथ हुई हर एक घटना के बारे में बताया। उसी दिन शाम को वो तांत्रिक मेरे घर पर आ गया, लेकिन पहले तो वो घर के अंदर आने को तैयार ही नहीं था। उसने बाहर से ही मकान को देखकर मुझसे कहा, तुम्हारे ऊपर किसी डायन का साया है और वो तुम्हें मारना चाहती है। वो एक खून पीने वाली डायन है। तब साधु बाबा ने एक एक काला धागा दिया और उस धागे को कलाई पर बांधने के लिए कहा, और फिर कहा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम सब घर के अंदर जाकर हनुमान पाठ का अंतन करेंगे और शायद उसी से ही तुम्हें छुटकारा मिल जाए, और शायद वो डायन तुम्हारा पीछा करना भी छोड़ दे। बाबा के कहने के मुताबिक मैं और मेरा दोस्त रघु हम घर के अंदर चले गए। घर में धूप जलाई और फिर हम सभी पाठ का मंत्र पढ़ने लगे। मंत्र का जाप करते करते अब रात होने को आई थी, लेकिन कोई भी अब तक बदलाव नज़र नहीं आ रहा था। तो फिर बाबा ने कहा, मेरी शक्ति का उस पर कोई असर नहीं हो रहा। वो कहीं और ही रहती है और शायद अंधेरा होने के बाद वो यहाँ पर बस तुम्हारा खून लेने के लिए आती है। तो फिर बाबा ने आगे मुझसे पूछा, सबसे पहले तुम्हें वो डायन कहाँ पर नज़र आई थी? मैंने कहा कि गराज के बाहर रास्ते के किनारे, वहीं पर ही मेरा सबसे पहले वहाँ पर सामना हुआ था उससे। तो बाबा ने फिर आगे पूछा, वहाँ कोई शमशान वगैरह है? तब मुझे वहाँ वगैरह इतना पता नहीं था, लेकिन तब रघु ने आगे आते हुए कहा, हाँ हाँ बाबा, हमारे गराज से कुछ 1-1.5 किलोमीटर आगे एक शमशान है, लेकिन वो तो बहुत पुराना है और शायद अब बंद भी पड़ चुका हो। बाबा ने हम दोनों को उन्हें उस शमशान के पास ले जाने को कहा। शमशान के पास पहुंचते पहुंचते हमें अंधेरा हो गया था, पर जैसे ही हम शमशान के पास पहुंचे, मेरे नाक से और मुंह से फिर से खून निकलने लगा। अब मुझे जाकर यकीन हुआ कि मुझे जो भी तकलीफ़ हो रही थी उसका ताल्लुक़ इस शमशान से है। तो फिर बाबा ने कहा, तुम्हारा चेहरा सफ़ेद पड़ता जा रहा है और तुम्हारे नाक से ये निकलता हुआ खून इस बात का सबूत है कि वो डायन अब यहीं कहीं है। उस डायन ने यहीं पर ही अपना काला जादू किया होगा। फिर वो यहीं से भटकती हुई अपने शिकार को ढूंढने के लिए निकली होगी और फिर रास्ते में तुम उसे मिल गए। अब हमें अंदर जाकर उस जगह को देखना होगा। जैसे ही हम सब अंदर जाने लगे, मेरा दिमाग ज़ोर ज़ोर से दर्द करने लगा। मुझे अब चारों ओर सब कुछ धुंधला सा दिखाई देने लगा। मैं ये समझने में देर नहीं लगी कि ये सब उस डायन का ही असर है, तो मैं वहीं रुक गया। लेकिन बाबा ने कहा कि कुछ भी हो जाए मुझे अंदर आना ही होगा, क्योंकि अब हमें उस जगह का पता चल गया है, तो वो किसी भी हालत में अब मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगी। बाबा की बात तो मैं सुन रहा था, लेकिन तब सच में मुझ में जरा सी भी ताकत नहीं थी। मैं जैसे तैसे अंदर कदम बढ़ा रहा था। मेरे अंदर की ताकत धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही थी। आखिरकार रघु ने मुझे सहारा दिया और वो मुझे शमशान के अंदर ले गया। मैंने बाबा को कहा, मुझे कहीं एक जगह बिठा दो, मुझे अब आगे जाने की जरा भी ताकत नहीं है। तो बाबा ने अपने झोले से एक पीला कपड़ा निकाला और उसमें कुछ चीज़ें बांधकर उसमें ने मेरे हाथ में बांध दिया। तो उन्होंने फिर मुझे वहीं पर एक जगह पर रुकने को कहा। बाबा खुद अकेले ही अंदर चले गए। मेरा दोस्त मेरे साथ तो था, लेकिन तब भी मुझे डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं मरने वाला हूँ। और तभी मुझे किसी परछाई को मैंने अपने पीछे पेड़ों के पीछे छुपते हुए देखा और वो मुझे घूर रही थी। मुझे देखकर वो एकदम से छुप गई। हो ना हो ये वही डायन थी। उसकी हंसने की वो आवाज़ भी मुझे अब साफ साफ सुनाई दे रही थी। कुछ ही देर में उसने मेरे दोस्त पर हमला कर दिया।
मेरा दोस्त जाकर दूर गिर पड़ा और वो डायन मेरे आस पास आकर बिल्कुल पास आकर बैठ गई। पहले तो वो मेरे आसपास घूम रही थी, फिर एकदम से मेरे पास आकर बैठ गई। वो तो अब भी मुझ पर हंसे जा रही थी। मुझ में तो उसे दूर करने की ताकत तक नहीं थी। मेरा दोस्त चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहा था। वो मेरे गर्दन को सहला रही थी, उसी जगह को जहाँ से वो खून पीती है। और फिर वो मुझसे कहने लगी, आखिरकार तुम खुद ही आ गए। अब मैं तुम्हारा खून पीकर तुम्हें हमेशा के लिए आज़ाद कर दूंगी। और तभी बाबा ने पीछे से कुछ राख जैसी चीज़ उस डायन पर फेंकी और वो फिर ऊंची आवाज़ में मंत्र बोलने लगे। उसके मंत्र बोलते ही वो डायन चीखते चिल्लाते हुए मुझसे दूर हट गई। मेरा दोस्त भी उठकर मेरे पास आ गया। बाबा ने तभी कुछ मंत्र बोलकर उस डायन को शायद भस्म कर दिया। उन्होंने तो उस जगह तक को जला दिया जहाँ पर वो डायन काला जादू किया करती थी। तब बाबा ने मेरे पास आकर कहा, अब वो नष्ट हो चुकी है और अगर वो जिंदा भी हुई तो उसका ताकत का जरिया ही ख़त्म हो गया है, इसलिए वो तुम्हें अब कुछ नहीं कर सकती। उसके बाद जब हम घर वापस आ रहे थे तो मुझे अब थोड़ा थोड़ा अच्छा महसूस होने लगा, लेकिन फिर भी मैं इतना कमज़ोर हो चुका था कि मेरी तबीयत में सुधार आने के 1 महीना लग गया। उस रात के बाद से मुझे वो डायन, उसका वो काला साया कभी नज़र नहीं आया। और फिर मैंने और रघु ने भी उस गैराज की जगह को चेंज कर दिया। सुनसान इलाके को छोड़ हमने थोड़ा शहर के पास आकर अपना फिर से काम शुरू किया। तो दोस्तों कैसी लगी आपको कहानी, लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इसी ड्रामनी और ख़तरनाक कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और 10,000 लाइक कर देना।